प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। एक प्रश्न जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कमेंट में, वो ये है कि सर हम अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कहाँ से करें। और ये क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं जो अब स्कूल छोड़ चुके हैं उम्र के किसी पड़ाव में। भाई जो स्टूडेंट हैं वो तो टीचर्स के हवाले हैं, सिलेबस के हवाले हैं, मतलब एक टीचर एक रणनीति से उनको पढ़ा देगा जो उनके सिलेबस में कि भाई ये लेसन है, ये चैप्टर है, ये राइटिंग है, ये क्वेश्चन आंसर है, तो वो ऑटोमेटिक ही सीख जाते हैं। लेकिन अब जो स्कूल छोड़ चुके हैं, अब उनके सामने पूरी अंग्रेजी होती है, पूरे टॉपिक्स उनको एक साथ नजर आते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अंग्रेजी में कहाँ से एंट्री मारे। माना ये अंग्रेजी है, ठीक है, ये पूरी अंग्रेजी है, अब वो इसमें एंट्री मारना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि यार मैं टेंस सीख जाऊं, क्या टेंस के माध्यम से एंट्री मारूं, या फिर मैं ट्रांसलेशन सीख जाऊं कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। या फिर बहुत से लोगों के दिमाग में तो ये क्वेश्चन है कि सर क्या मैं वोकेबुलरी यानी शब्दकोश यानी वर्ड्स को यानी मीनिंग्स को रटूं, बहुत सारी लाखों मीनिंग्स को रट लूं, फिर इसमें एंट्री मारूं। कोई कहेगा सर क्या मैं मॉडल्स को सीखूं, कोई कहेगा सर क्या मैं पैसिव वॉइस को सीखूं। तो ऐसे कुछ एक जो फेमस टॉपिक है ना, जो ज़्यादा चर्चित रहते हैं, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अंग्रेजी एक दिन में नहीं सीखी जाएगी, लेकिन ये ज़्यादातर फेमस चीज़ें हैं। तो देखिए इनमें से एक एक का मैं क्वेश्चन दे दूं। सबसे पहली बात, कभी भी वोकेबुलरी से आप यानी शब्दकोश यानी वर्ड्स को यानी मीनिंग को रट करके अंग्रेजी में एंट्री नहीं मार सकते हो। आपको एक अंदर की बात बताऊं, मैं इंग्लिश का टीचर हूं, 20 साल से पढ़ा रहा हूं, 4-5 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, लाखों लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है, करोड़ों व्यूज हैं अपने चैनल पे, लेकिन आज तक खुद मैंने एक टीचर के तौर पर कभी भी वोकेबुलरी यानी कोई भी मीनिंग, कोई भी स्पेलिंग को नहीं रटा, याद नहीं किया। ये क्या है, ये ऑटोमेटिक चलते चलते आ जाती है। जैसे आप कुछ लिख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, उसमें कोई नया वर्ड आया तो जो नया वर्ड आया ना उसका इलाज उसी समय करो, उसका अर्थ उसी समय जानने की कोशिश करो, और एक दो बार उसका अपने लिए यूज भी करके देख लो। भाई वहां पर वो किसी और टर्म में होगा, तुम उसको अपने संदर्भ में ले लो। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मानो वाटर वर्ड ही, चलो वाटर तो ज्यादा हल्का हो जाएगा। जैसे देखो आपने एक वर्ड देखा अम्बिशन, ठीक है, ठीक है, अब ये किसी टेक्स्ट में आपने कहीं देखा, कहीं सुना, कहीं लिखा हुआ देखा। अब आप सोचोगे इसका अर्थ क्या होता है। अब देखो हमारे जमाने में तो एक मोटी सी डिक्शनरी हुआ करती थी, फिर हम जाते ए पे, तो ए के जितने वर्ड है वो सब आते, ए के बाद फिर एम पे जाओ, फिर अम्बिशन, अम्बिशन का होता है महत्वाकांक्षा, वहां हमें ये मिलता। फिर हम इस वर्ड को देखकर महत्वाकांक्षा मतलब अभिलाषा, जीवन की कोई बड़ी इच्छा, उसको अम्बिशन बोलते हैं। अब ये देख लिया, फिर जिस लाइन में आया, जिस टेक्स्ट में ही आया, उसका अर्थ हम कर लेंगे, क्योंकि इसी की वजह से हम अटके पड़े थे। अब देखो दूसरा काम मेरे कहने से ये करना, मतलब जैसे ये किया करो। आपने कोई नया वर्ड देखा, हाँ वो हमारे जमाने में तो वो डिक्शनरी थी, वो बात तो रह गई। आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, आपके फोन में बहुत सारे डिक्शनरी एप्स हैं जो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी बता देते हैं। और सिर्फ एक वर्ड नहीं, जैसे आपने अगर हिंदी में महत्वाकांक्षा भी डाल दिया ना, तो अम्बिशन, डिजायर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको बता देंगे, ठीक है, वहां से देख लिया, आपने अर्थ कर लिया। अब जो अम्बिशन वर्ड है ना, ये आपने उस टेक्स्ट में देखा था, इसको अपनी लाइफ में एक बार यूज कर लो, अपने लिए यूज कर लो कि भाई इसका अर्थ महत्वाकांक्षा होता है, इच्छा होता है, कोई अभिलाषा होती है, ठीक है। तो आप इसको अपने साथ ऐसे यूज करके देख लो। इसी जैसे अब जो बात चल रही है इसी अर्थ में, जैसे इट इज माई अम्बिशन टू लर्न इंग्लिश, ये आपने एक सेंटेंस में इसको यूज कर लिया। इट इज माई अम्बिशन, मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना। तो एक सेंटेंस में आपने इसको यूज कर लिया। आप चाहो तो फिर एक आध सेंटेंस में और यूज करके देख लो। आप देखो जब तक आप सिर्फ इसका अर्थ देखोगे डिक्शनरी में, उस सेंटेंस के लिए जहां पे आप अटके थे तब तक ये उड़ जाएगा, लेकिन आपने अपने लिए और इसको यूज कर लिया 2-4 सेंटेंस में, ठीक है, तो ये हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। अगली बार जब दिखेगा ना तो जाना पहचाना लगेगा, आप डरोगे नहीं, ठीक है। तो ये तो बात थी वोकैबुलरी की। कभी भी ऐसा मत करना कि आपने एक ये रणनीति बना लियो कि मैं जितने भी वर्ड्स है ना उन सबको, क्योंकि बचपन में हमारी शुरुआत स्कूलिंग में क्या होता है, वर्ड से शुरुआत होती है। ए फॉर एप्पल, एप्पल माने से, बी फॉर बुक, बुक माने बुक, मतलब शुरुआत में बच्चों को ऐसे सिखाते हैं। तो हम समझते हैं कि यार वर्ड से मीनिंग से स्टार्ट करें, नहीं, वो आपके लिए नहीं, वो बच्चों के लिए। आप बड़े हो गए हो, आपके पास ऑलरेडी 1000, 2000, 5000 वर्ड्स हैं और आपको खुद को पता नहीं। अच्छा यार मैं आपसे कहूं फैन जानते हो क्या, हाँ यार फैन तो जानता हूं। अब तुमको लग रहा है कि तुम नहीं जानते, तुम वाटर, हाँ जानता हूं, डोर जानता हूं, बुक जानता हूं, टीचर जानता हूं, मतलब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, स्टोर हैं। तो आप उनसे ही शुरुआत कर दो, ठीक। कहने का मतलब है कभी भी आप ऐसा मत करना कि मैं हजारों लाखों वर्ड्स को पहले ठूसूंगा, रटूंगा और तब जाकर फिर इंग्लिश में एंट्री मारूंगा। ऐसा नहीं होता है। नए नए वर्ड्स आते जाएं, उनसे मुकाबला करते जाओ। मुकाबला करने की विधि मैंने आपको बता दी, उनको देखो और ऑनलाइन ऐप में जाओ और उसको ढूंढ लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि मैं खुद एक ऐप का यूज करता हूं, वो है, चलो बता देता हूं आपको, हिनखोज। हिनखोज डिक्शनरी ऐप है, हिनखोज, HINKHOJ, हिनखोज। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा,
मैं तो इसको बताता रहता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज करता हूँ। इसमें हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, दोनों तरह से वर्ड्स आ जाते हैं और बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, सिमिलर वर्ड भी, ठीक है। अच्छा, अब एक टेंस एक ऐसा फेमस टॉपिक है जिसकी बहुत चर्चा होती है, टेंस कैसे सीखे, टेंस सीखने से इंग्लिश आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी। शुरुआत में आप शुरुआत कर सकते हो, टेंस एक अच्छा बहाना है। क्यों? देखिए, कोई भी जो सेंटेंस आप लिखते हो ना, उसमें टेंस की जो मिस्टेक है, यानी टेंस का सही होना सबसे जरूरी है। अगर आपके सेंटेंस में टेंस सही है, टेंस का मतलब होता है उसमें क्रिया का एक्शन किस समय हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, यानी किसी सेंटेंस को प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का बताने वाला जो टॉपिक है या करने वाला जो टॉपिक है वो टेंस है। और जब सेंटेंस में टेंस सही होता है तो हमारा सेंटेंस 70% तक करेक्ट होता है। इसलिए टेंस भी एक अच्छा बहाना है, वोकैबुलरी नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें मॉडल्स की, तो देखिए मॉडल्स भी एक मूड बताने वाले हेल्पिंग वर्ब है, मतलब कोई बहुत बड़ा फेमस टॉपिक नहीं है। हाँ, जरूरी है लेकिन थोड़ा आगे जाके, शुरुआत में नहीं है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो मैं कह रहा हूं ऐसा है, ऑप्शनल है। किसी बात को आप ऐसे कहते हो, उसको ऐसे कहते हो, यानी जब सब्जेक्ट पे फोकस करते हो क्या कर रहा है तो एक्टिव वॉइस है, और जब ऑब्जेक्ट पे फोकस करके कहते हो तो पैसिव वॉइस है। जैसे देखिए, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये तो एक्टिव वॉइस है। मैंने किस पे फोकस किया? मुझ पे, कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। एक इस बात को मैं ऐसे कहूं, इंग्लिश आपको मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। अब यहां पे मैंने सेंटेंस को किससे शुरू कर दिया? इंग्लिश से, तो पैसिव वॉइस हो गया। तो ये तो चॉइस है। अगर हम एक्टिव वॉइस यानी हम सामान्य सेंटेंस सीख जाए तो हम अंग्रेजी सीख गए। पैसिव वॉइस तो क्या है? एक एक्स्ट्रा, मतलब एक एक्स्ट्रा और तीर है हमारे तर्कस में, हम उसको भी चला सकते हैं। एक चॉइस है, यानी बात को ऐसे कह दो चाहे ऐसे कह दो, सेंस तो सेम रहता है। ऐसी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है नरेशन, उसमें भी हमारे पास दो विकल्प हैं कि बात को उसी के शब्दों में कहें, अपने शब्दों में कहें। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ है ना वो, हाँ, अब मैं बात आता हूँ मुद्दे पे। अब मैंने ट्रांसलेशन छोड़ दिया, तो देखो मेरी आपको राय है कि आप शुरुआत में ही उस चीज पे अटैक करो, उस पे प्रहार करो जो आपके काम की है। अक्सर कहता हूं, हजारों बार कह दिया, फिर से इस वीडियो में कह रहा हूं, आप अंग्रेजी सीखोगे ना, कितना ही सीख लेना, वोकैबुलरी वगैरह, ये फ्रेजल वर्ब, कितनी ग्रामर पढ़ लेना, निष्कर्ष किस बात पे आएगा? आप करोगे क्या सीख करके? आप अंग्रेजी करोगे क्या? आप उसको बोलोगे, आप उसको पढ़ोगे, आप उसको लिखोगे। तो आप जब भी उसको बोलोगे, जब भी पढ़ोगे, जब भी लिखोगे, तो वो एक सेंटेंस के माध्यम से हमारे सामने आएगी। यानी हम क्या कर रहे होंगे? या तो किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में लिख रहे होंगे, या किसी इंग्लिश सेंटेंस को हम हिंदी में बदल रहे होंगे, या किसी इंग्लिश या किसी मतलब हिंदी कोई बात है इंग्लिश में बोलनी है, उसको इंग्लिश में सेंटेंस के माध्यम से बोलेंगे। तो एक सेंटेंस होगा हमारे सामने, ठीक है। जितने भी हिंदी सेंटेंस है उनको इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करें, कैसे ट्रांसलेट करें। तो क्यों ना हम शुरुआत ट्रांसलेशन से कर दें। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद, यानी हिंदी में कोई बात लिखी हुई है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो बस आप ये शुरू कर दो। अब इसकी शुरुआत आप छोटे छोटे सेंटेंस से कर सकते हो। थोड़ा मैं आपको बताऊं कैसे करना है। देखिए, वैसे ट्रांसलेशन पे मैंने इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर उनको देख सकते हो। मैं वीडियोस का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं इस वीडियो के फ्लो में बोल रहा हूँ कि ट्रांसलेशन मतलब जो हिंदी मीडियम वाले ऐसे लोग जो स्कूल बहुत पहले छोड़ चुके हैं, किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या कैसे भी, मतलब इंग्लिश एक चुल है उनकी, एक सपना है, एक अधूरा सपना है कि यार काश मैंने इंग्लिश सीखा होता। तो उनके लिए ट्रांसलेशन एक बहुत बढ़िया बहाना है कि आपके सामने जो भी कोई सेंटेंस आए ना, शुरुआत छोटे से कर लो, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करो। उसके अलावा फिर एक विधि और बताऊंगा मैं आपको। देखो, जैसे चलो इसी प्रेजेंट मूवमेंट की बात करें, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं, ठीक है, ये हुआ। और अगर आपके लिए मैं कहूं तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो, मैं इस समय अंग्रेजी सीख रहा हूं या सीख रही हूं, कोई भी हो सकते हो आप, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस है, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं। अब हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का पहला रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख दो। अच्छा, सब्जेक्ट वो चीज़ है जो हिंदी और इंग्लिश में शुरू में आता है, ठीक है। हिंदी का तो क्या सिस्टम है, हिंदी में देखो, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं, तो जो आपने बोला वही लिखा जाएगा, वही बोला जाएगा, एक के बाद एक करके, मतलब ऐसा कोई उल्टा सिस्टम नहीं है। इंग्लिश में सब्जेक्ट को लिखने के बाद आपको बैक चलना है, वापस चलना है। ये पक्का रूल है, ये महामूल मंत्र है। यदि आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हो तो इसको तो कोई भूलना ही मत, यानी बैक आओ। अब बैक में आने का मतलब हूं की अंग्रेजी लिखें क्या? नहीं, सिखा रहा हूं यहां तक। जो अंतिम एक वर्ड या दो वर्ड या तीन वर्ड जो होते हैं ना, वो वर्ब होते हैं, वो क्रिया होते हैं, वो टेंस होते हैं। उनमें क्रिया भी होती है और टेंस भी होता है, यानी आप क्या काम कर रहे हो, एक्शन क्या है, क्रिया क्या है, और वो क्रिया किस समय में है। समय क्या है, हूं आ रहा है, हूं वर्ड किसका है,
प्रेजेंट का, था थी थे होता तो किसका वर्ड होता, पास्ट का, और गागी के होता तो फ्यूचर का। तो ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में सिखा रहा हूं, अब देखो सिखा रहा, जा रहा, खा रहा, खेल रहा, पी रहा, पढ़ रहा, लिख रहा, अगर ऐसे वर्ड आए तो कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब कंटिन्यूअस टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर टेंस की बात आ गई ना, तो यहाँ पे हूँ आ रहा है तो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हूँ की अंग्रेजी क्या लिखोगे आप, एम, और सिखा रहा कि, अब देखो सिखाना क्या होता है, टीच होता है। अब ये तो आपको जानना पड़ेगा भाई, सीखना लर्न होता है और सिखाना टीच होता है। जैसे पढ़ाना सिखाना एक ही बात है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ तो टीच कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो रीड कर रहा हूँ या लर्न कर रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग। अब देखो सिखा रहा हूँ की अंग्रेजी एम आ गई, सिखा रहा की टीचिंग आ गई। अब बचा क्या, आपको अंग्रेजी। अब देखो इसमें अगला वर्ड क्या है, अंग्रेजी, ठीक है, हालांकि मिस्टेक है ये, पर बता दूंगा क्यों। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। किसको, आपको, आपको मतलब तुमको, आपको और तुमको एक ही होता है, तो उसके लिए क्या आएगा, यू। इस तरह से आई एम टीचिंग इंग्लिश यू, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना ये थोड़ी ग्रामर है। अब देखो ये तो शुरुआत है, शुरुआत में आपने लिख दिया, आपने जो लिखा ठीक है। अब थोड़ी सी मिस्टेक है, वो कब दूर होगी, वो आज नहीं होगी, लिखते लिखते बहुत बाद में होगी। क्यों होगी भाई, आप जैसे इंग्लिश में एंट्री मारोगे तो आपकी उत्सुकता बढ़ेगी चीज़ों को जानने की, फिर आप थोड़ी ग्रामर में एंट्री करोगे, फिर आप थोड़ा ऑब्जेक्ट को समझोगे, सेंटेंस को समझोगे, प्रेडिकेट को समझोगे, कंप्लीमेंट को समझोगे, ठीक है, वो जीरंड, नॉन फाइनाइट वर्ब सबको आप समझोगे। तो धीरे धीरे वो चीज़ें जो आप थोड़ी मिस्टेक कर रहे हो ना, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक सुधरने लग जाएंगे। ऐसा होता है। इसमें क्या था, देखो इसमें मैं सिखा रहा हूँ क्या, इंग्लिश, किसको, यू, तुमको या आपको, तो इसमें ऑब्जेक्ट है। अब देखो ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ क्या से मिल जाता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं क्या, इंग्लिश, वह पका रही है क्या, खाना, मैं खा रहा हूं क्या, सेब। तो जो काम हम करते हैं ना, जिस पे प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो वर्ब के बाद आता है। लेकिन किसी से पूछने पर भी जो आंसर आए वो ऑब्जेक्ट होता है। अब जिस सेंटेंस में क्या से मिल जाए, किसी से मिल जाए, उसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। और जब डबल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है। ये आपको ग्रामर सिखाती है। अच्छा, जब दो हैं तो इनडायरेक्ट पहले आएगा। अब इनडायरेक्ट कौन सा होता है, जो किसी से पूछने पर आए, किसे, तुमको, उसको, मोहन को, दिनेश को, गीता को, यानी उसमें कोई प्रोनाउन होता है या किसी का नाम होता है, वो पहले आता है, तो इसमें यू पहले आएगा, यू इंग्लिश, ठीक है। ये है आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं। मैं इस समय अंग्रेजी सीख रहा हूं या सीख रहा हूं या सीख रही हूं। अच्छा देखो टेंस कैसे चेंज होता है, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा था, इस बात को मैं कल बोलूं तो आज का दिन पास्ट में हो जाएगा, तो फिर यहां पे टेंस कैसे चेंज होगा, वाच, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा था। मैं आपको अंग्रेजी कल सिखा रहा हूँ कल, तो फिर मैं टेंस चेंज कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा मैं आई विल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो, यहाँ पे टुमारो कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से तो देखो टेंस चेंज हो गया, ये वर्ब चेंज नहीं हुआ। अब ये थोड़ी थोड़ी देखो ग्रामर के रूल्स है भाई। एक बात बताऊँ आपको, अगर मोटे मोटे रूल्स देखे जाए जिनकी वजह से हम 95% तक इंग्लिश सीख सकते हैं अंग्रेजी के, मतलब भाई ग्रामर टॉपिक, अब टॉपिक से मत पढ़ो आप, तो रूल से पढ़ लो कि भाई यहाँ पे सर अभी आपने विल बी क्यों लगा दिया, यहाँ पे आईएनजी क्यों लगाई है, फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लगाई। ऐसे सारे रूल्स को अपर हम कैलकुलेट करें ना तो मुश्किल से 150 रूल्स बैठेंगे। और बिल्कुल मोटे मोटे रूल्स की बात करें ना तो 20, 30, 50 में सिमट जाएंगे। मतलब उनको समझ लेना ही आपका सही इंग्लिश बोलना या लिखना हो जाएगा या पढ़ना हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक शुरुआत तो करो, और शुरुआत आप ऐसे करो इन छोटी छोटी बातों से। अभी कुछ एक आध चीज़ और बताऊँगा। हाँ, सब्जेक्ट कौन है, आई। अब देखो सीख रहा हूं या सीख रही हूं, अब यहां पे तो सिखाना है, यहां पे सीखना है। सीखने क्या है, लर्निंग, तो आई एम लर्निंग। अब क्या, इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रही हूं। अब इस समय, एट दिस टाइम, बस ये हो गया। जैसे मैं कहूं एक सेंटेंस ये हो गया, एक हो गया। जैसे मैं यहां पे लिखूं रमेश एक, छोटे छोटे सेंटेंस, ईमानदार लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसकी बात चल रही है, रमेश की, तो रमेश सबसे पहले आएगा, उसके बाद में चले जाइए बैक, है। अब है के बाद देखो यहाँ पे तो वर्ब जुड़ी हुई थी, सिखाना, सीखना, खाना, पीना, इस तरह से। इसमें क्या है, लड़का, लड़का कोई क्रिया नहीं है। तो फिर देखो अगर लास्ट में है, हुए, था, थी, थे के बाद किससे पहले, जस्ट पहले कोई क्रिया ना हो, एक्शन ना हो, तो सिंपल सेंटेंस होता है, वो नॉन एक्शन सेंटेंस होता है। इस बात को मैंने बहुत सारे वीडियोस में बहुत अच्छे समझाया है। उस सेंटेंस में आपको मेन वर्ब नहीं मिलेगी, उसमें सिर्फ अंत में है, हूं, है, आए तो इज, एम, आर, और है की अंग्रेजी इज, हूं की एम, है की आर, था, थी, थे, आए तो था की वाज, और था की वाज और थी की वाज, थे आ जाए, तुम थे, ज्यादा थे तो वर लगा दो। मतलब बहुत सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे रमेश इज, ठीक है। अब देखो लड़का, उल्टा उल्टा चलते हैं ना, आपने बॉय लिखा, उसके बाद ईमानदार लिखा,
ऑनेस्ट, फिर एक की ए लिखी। अब देखो रमेश इज बॉय ऑनेस्ट ए, आपको खुद को पता लग गया होगा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे देखो रूल तो वही चल रहा है कि रमेश सबसे पहले लिया, फिर हैकी इंग्लिश ले ली, उसके बाद बैक बैक तो चलना है, लेकिन एक ईमानदार लड़का तो एक ही चीज है भाई, ये 3 वर्ड में बिखरा पड़ा है, एक फ्रेज है ये, एक ईमानदार लड़का। मैं कहूँ एक ईमानदार लड़का तो कोई एक ही तो है, उसका नाम रवि है मान लो, तो रवि तो एक ही दिखा ना, वो हमने 3 वर्ड में बिखरा दिया क्योंकि उसकी थोड़ी विशेषता बता दी, एक ईमानदार लड़का। ठीक है, थोड़ा उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। तो अगर हम किसी चीज को डिस्क्राइब करके बोलें, मतलब उसका वर्णन करके बोले, उसकी विशेषता बताते बोले, तो भी एक ही काउंट होगी वो। ठीक है, तो रमेश इज, और जब एक ही काउंट होगी ना, तो एक ईमानदार लड़का, इसको इसी तरह से लिखा जाएगा, यानी पूरा तो ये है के बाद आएगा, लेकिन ए, अच्छा अब ए नहीं आएगा, ऑनेस्ट है ना, वही फिर आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे आपको कि भाई आपने ए लिखा, गलत क्यों था? देखो इसलिए था बॉय। ठीक है, रमेश इज ए ऑनेस्ट बॉय, आपने ऐसा लिखा। अब जो ऑनेस्ट है ना, ये वैसे तो एच है, लेकिन एच इसमें साइलेंट है, एच इसमें साइलेंट हो गया तो ओ से बोल रहा है। अब कोई नाउन, कोई वर्ड यदि उसमें ए मतलब कोई स्वर की ध्वनि आए तो उससे पहले ए नहीं एन आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन। अब थोड़ी सी और ग्रामर बताएं, जैसे ये बॉय है, ठीक है, अब ये किसी का नाम होता, भाई नाम भी नाउन होते हैं, अब वो जातिवाचक भी हो सकते हैं। जैसे एक तो मैं कहूँ रमेश, रमेश तो किसी का नाम है, अब इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, इससे कोई पहले कोई एडजेक्टिव नहीं आएगा। लेकिन अब रमेश कौन? एक लड़का है, तो लड़का एक जाति हो गई, जैसे गर्ल है, जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड है, नाउन है जो जाति के रूप में होते हैं। जैसे टीचर है, अब मैं आपके सामने टीचर हूँ, मेरा नाम महेश यादव है, महेश है, ठीक है। अब महेश तो आपको दिख रहा है, ए महेश कभी भी नहीं आएगा, ए महेश आप नहीं लिखोगे, लेकिन आप लिखा टीचर। अभी टीचर जो वर्ड है ना, ये कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा, तो इससे पहले या तो ए टीचर लिखो, या बेस्ट टीचर लिखो, या गुड टीचर लिखो, तो वो जो एडजेक्टिव है जो मॉडिफाई करते हैं वो हमेशा कॉमन नाउन से पहले आते ही हैं, तो इसलिए इसमें ये लगा। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ी ग्रामर में चला गया, एक बार शुरुआत तो करो, पहले तो आप बस ट्रांसलेट करो कि यार मैंने ये लिख दिया, मतलब इसकी अंग्रेजी मैंने बना दी। अब उसमें देखो, हाँ मूल मंत्र, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो मैं चिल्ला के कह रहा हूं, मैं दहाड़ के कह रहा हूं, गलतियों से मत डरना। हमारी कॉपी है, देखो ये आपकी, आपने पैसे खर्च किए, पेन भी आपका है, आप खुद आपने हो ही अपनी मर्जी, धड़ाधड़ लिखो लिखो लिखो, भर के पटक दो। ठीक है, गलतियों की जिम्मेदारी मेरी है, गलती तो धीरे धीरे सुधरेंगी यार। कोई एक दिन में, एक बार बताओ, आपने पहले दिन साइकिल पकड़ी, पहले दिन सीख गए थे क्या? आप स्विमिंग सीखना चाहते हो तो पहले दिन तालाब में उतरे, पहले दिन सीख गए थे क्या? कोई भी काम है, ड्राइविंग है, एक दिन नहीं सीखते, आप गलतियां करते हो, आप गिरते हो, पढ़ते हो, उठते हो, फिर आप धीरे धीरे सीख जाते हो। और जब सीखते हो ना, तो पता नहीं किस मोमेंट में आप सीख जाते हो। फिर सीखने के बाद कोई आपसे क्वेश्चन करे कि यार तू ये बता, तू कैसे कैसे सीखा, तो आप उसको मोटा मोटा बता सकते हो, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो। अगर आप मुझसे पूछो कि यार आपने इंग्लिश कैसे सीखी, या किसी और से पूछो कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी, तो आपको मोटा मोटा बता सकता है कि यार मैंने ये कुछ एक टॉपिक पढ़े थे, और कुछ एक मतलब ऐसे, मतलब कुछ डिक्शनरी के पास गया था, कुछ एक टॉपिक लर्न किए थे, कुछ थोड़ा सा लिखा था, कुछ मतलब टीचर से पूछा था, ऐसे कर के सीख गया। वो आपको ऐसे बारीक अध्ययन नहीं कर सकता कि उस दिन मैंने डिक्शनरी में वो वर्ड खोला था, उस दिन मैंने ये टॉपिक पढ़ा था। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ऑटोमेटिक होती हैं। जैसे अभी आप एडजेक्टिव को मतलब एडजेक्टिव टॉपिक है, उसकी बात चली थी इसलिए वो दिमाग पे आ गया, वो आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब उस समय बहुत सारे एग्जांपल्स में उसको देखा कि एडजेक्टिव देखो ये नाउन से पहले यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, विशेषता पता रहा है। फिर किस दिन आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, उसमें अचानक से देखोगे ना, मतलब पढ़ रहे हो उसका आनंद ले रहे हो, फिर आपका दिमाग आएगा अच्छा यार इस वर्ड से पहले यार, अच्छा ये एडजेक्टिव है यार, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे एडवर्ब है, वो वर्ब के बारे में बताते हैं, वर्ब क्यों हुई, कब हुई, कहाँ हुई। अब आप चीज़ों को देखते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग कहता है अच्छा ये है, ये है, ये है। अब वो पता नहीं कब कब आपके दिमाग में चलेगा। अब वो जो आप इस तरह से देख रहे हो तब भी एक प्रोसेस चल रही है, तो प्रोसेस धीरे धीरे चलती है, उसको कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं दे सकता। ये जो क्वेश्चन है ना, कहाँ से शुरू करें, वास्तव में क्वेश्चन रॉन्ग है। क्योंकि देखो शुरुआत कहाँ से करें, एलकेजी यूकेजी क्लास में जाकर बैठ जाओ, और जो हमारे शिक्षाविद हैं, जो मतलब विद्वान लोग हैं, उन्होंने दिमाग लगाया होगा कि भाई शुरुआत में बच्चों को क्या सिखाया जाए, मतलब उन्होंने पूरा एनालिसिस किया है, पूरा रिसर्च किया है दिमाग का, भाई बचपन में लगभग इतना बच्चों को दिया जाए। अच्छा होमवर्क पता क्यों दिया जाता है, मतलब प्राइमरी क्लास तक तो आपको लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। आपको बार बार एक ही वर्ड को 6 बार क्यों लिखवाते हैं, ताकि आपका हाथ है ना वो सध जाए, लिख दे। तो होमवर्क देना एक रणनीति है, उसके माध्यम से हम मतलब फ्लो आता है, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में फ्लो आता है। ऐसे बच्चों को खड़ा करके रटवाते ना, ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, ए फॉर, पूरी क्लास चिल्लाती है। क्यों चिल्लाती है? ताकि वो जबान पे वो वर्ड ना रिलैक्स हो जाए, स्मूथ हो जाए, वो वर्ड हमारे दिमाग से आ जाए। जब बार बार एक लाइन को श्रुतिलेख सुलेख पता नहीं क्या देते हैं, वो अच्छे अच्छे वर्ड में लिख के आओ तो हैंड राइटिंग भी अच्छी हो और आपका हाथ सध जाए लिखने में। बस ये है, पूरा कहेगा इस चैप्टर को उतार के लाना। क्या है आपको अजीब सा लगता होगा, हर बच्चों को अजीब नहीं लगता, बाद में लगता है कि यार क्यों देते हैं, गुस्सा मत किया करो, सही देते हैं ताकि वो प्रैक्टिस है, लिखने में थोड़ी तेजी आ जाए। तो ये सारी रणनीतियां हैं। अब चूंकि आपने स्कूल में उन चीज़ों को मिस कर दिया, अब आप
इस एज में 60 में 40 में 50 में कहीं भी आप शुरुआत करना चाहते हो और हम जैसे टीचर से फिर कमेंट करते हो सर कहाँ से शुरू करें, हमें फंसा देते हो। अब सही बताऊं, मैंने थोड़ा स्क्रिप्ट में तैयार किया था मैटर में, मतलब मैं ईमानदार आदमी बता देता हूँ, बस भाई पहले ये बता दूंगा, दिमाग लगाया था कि यार थोड़ा सा रणनीति बनाई थी, वो रणनीति फेल हो गई, मैं पता नहीं कहाँ चल रहा हूँ, ये वीडियो कहाँ चल रहा है, मेरी स्क्रिप्ट है ना वो रखी रह गई, मतलब उसमें पता नहीं उसमें से कुछ लिया नहीं लिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बस एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, देखो चलो मैसेज भी क्या है, मैं तो फंसा हुआ हूँ पहले से ही। अब थोड़ी सी एक आध चीज़ और बता दूँ आपको, जैसे देखो शुरुआत में आप ऐसे कर लो कोई भी हाँ, शुरुआत में क्या, देखो रमेश एक ईमानदार लड़का है, इस सेंटेंस में यहाँ पे इज आया तो इज यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है, ये नॉन एक्शन सेंटेंस है। हाँ, शुरुआत में आप ऐसा करना, एक्शन नॉन एक्शन सेंटेंस से शुरुआत करना, जैसे वह मेरा भाई है, ये एक कार है, छोटे छोटे सेंटेंस इनमें इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग होता है। मैं अच्छा लड़का हूं, वह एक टीचर है, तो इनमें क्या है, एक्शन नहीं होता, नॉन एक्शन होता है, इनमें इज एम आर वाज वर्ब का यूज होता है। और इज एम आर वाज वर्ब को ग्रामर की भाषा से हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि लिंक करती है सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से, कि भाई सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया, जो बताया गया वो कंप्लीमेंट होता है ग्रामर की भाषा में। तो इस तरह के सेंटेंस से शुरुआत कीजिए। फिर थोड़े टेंस वाले सेंटेंस, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ा था, मैं पढ़ चुका हूं, तो एक्शन अलग अलग टाइम में हो रहा है ना, तो उस टाइम को दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, उनके साथ चले जाओ। उससे क्या है, जाने अनजाने में, खेल खेल में आपके जो सेंटेंस है ना वो बनने लगेंगे, और जब आपके सेंटेंस बनते हैं ना तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हाँ, शुरू में कॉन्फिडेंस जरूर आना चाहिए, कोई ऐसी चीज में टफ चीज में चले जाना, जैसे कि आप शुरू में ही पार्टिसिपल पे चले गए। अब जो वर्ब है देखो, ये टीचिंग एक्शन वर्ब है, पढ़ाना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूं टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, टीचिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, मैंने ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पे देखो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा, ठीक है, पढ़ा रहा, टीचिंग बोल रहा, यहाँ पे क्या है, पढ़ना एक अच्छा प्रोफेशन है, सॉरी टीचिंग पढ़ाना, यहाँ पे पढ़ रहा बोल रहा है, यहाँ पे पढ़ाना बोल रहा है, तो क्या है, ये जीरंड है। अब जो आईएनजी फॉर्म में जीरंड भी बन जाती है, और वो फिर जीरंड जो होता है नाउन का काम करता है। तो इतनी टफ चीज, इतनी टफ लैंग्वेज मत जाना, शुरुआत में आप ऐसे सेंटेंस में जाना, उसके बाद टेंस वाले सेंटेंस में जाना, छोटे मोटे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करके देखना, और सेंटेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करना। सेंटेंस मतलब देखो, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो होता है, हाँ एम ही रहने दो, सब्जेक्ट को छोड़कर जो होता है ना वो प्रेडिकेट होता है। मतलब किसी भी सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, सेंटेंस के मोटे मोटे दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच गया वो प्रेडिकेट होता है। ये थोड़ी सी ग्रामर बता रहा हूं मैं। अब जो प्रेडिकेट वाला पार्ट है ना, इसमें एक वर्ब तो जरूरी होती है, वर्ब तो होती है, मतलब अगर सब्जेक्ट और वर्ब भी है तो भी सेंटेंस बन जाता है। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं, पूरा सेंटेंस है, पूरी जानकारी चली गई, ठीक है। अब आई प्ले क्रिकेट, कुछ और बढ़ा दिया, क्रिकेट और बढ़ा दिया, तो फिर ऑब्जेक्ट और आ गया। तो सब्जेक्ट वर्ब तो जरूरी है, सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बच गया, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो पार्ट बच गया, वो मोटा मोटा तो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब तो जरूर पाई जाती है, वर्ब नहीं है तो फिर सेंटेंस बनेगा नहीं, ये ग्रामर का पक्का रूल है। उसके अलावा फिर उसके अंदर जगह कहाँ बची है, उसके अंदर यही लिख देता हूँ, क्योंकि इनमें मैं समझाऊंगा उन चीज़ों को। वर्ब तो होती है, कंपलसरी है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, इसी सेंटेंस में बता दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके अलावा फिर उसमें एडवर्बियल्स हो सकते हैं। अब ये तो ये बेसिक ग्रामर है, बिल्कुल बेसिक, जो हर स्टूडेंट को, हर लर्नर को एक बार तो जीवन में समझनी चाहिए, तो उसे सेंटेंस थोड़ा सरल लगने लगेगा। एडवर्बियल्स हो सकते हैं, इसके अलावा कंप्लीमेंट, ये चीजें हैं जो सेंटेंस के अंदर पाई जाती है, सेंटेंस कैसा भी हो। तो देखो वर्ब तो कहाँ है, आई तो सब्जेक्ट हो गया, एम टीचिंग, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मिला के वर्ब भी कहलाएगी, ये वर्ब का कॉन्सेप्ट हो गया। और यू और इंग्लिश, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है, एक डायरेक्ट। ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ एक होता है, अगर क्या और किसे, देखो क्या में उत्तर आया, ऑब्जेक्ट, किसे में उत्तर आया, ऑब्जेक्ट, क्या किसे दोनों में आया तो डबल ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है। मैं इस समय अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो देखो आई तो हो गया सब्जेक्ट, इसे छोड़कर जो बचा, पहली लैंग्वेज में तो प्रेडिकेट हो गया, दूसरी लैंग्वेज में क्या है, आई एम लर्निंग, क्या हुआ, वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इंग्लिश क्या है, तो देखो क्या से, मैं सीख रहा हूं क्या, इंग्लिश, तो क्या से जो उत्तर है ना ऑब्जेक्ट होता है, तो ये वर्ब के जस्ट बाद होता है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब कब सीख रहा हूं, एट दिस टाइम, इस समय। तो ध्यान रखना, किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड जो क्रिया के बारे में बताएं, क्रिया कब हुई, कहां हुई, क्यों हुई, यानी प्लेस और टाइम वाले वर्ड, वो एडवर्ब कहलाते हैं। ये उनको एडवर्बियल, एडवर्ब कुछ भी कह दो, तो ये एडवर्बियल हुआ। ये वर्ड जो है ना, ये एडवर्बियल से, क्योंकि टाइम को बता रहे हैं। अब देखो
अब जरूरी नहीं कि ये हर सेंटेंस ऐसे पैटर्न पाएगा, बहुत सारे वीडियोस बना दिए, इनका पैटर्न कुछ भी हो सकता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब तो जरूरी है, आई एम लर्निंग, आप यही बोल सकते हो मैं सीख रहा हूं, अब भी पूरा सेंस आ रहा है। अब क्या सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, अब भी पूरा सेंस आ रहा है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ना होता है इसमें, आप ऐसे भी तो मैं इस समय सीख रहा हूं, अब क्या सीख रहा हूं, कुछ नहीं, आप ऐसे नहीं बता रहे मैं इस समय सीख रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियल्स। अच्छा, फिर ये कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट ऐसे सेंटेंस में पाया जाता है जिनमें जो नॉन एक्शन सेंटेंस होते हैं, जिनमें एक्शन नहीं होता, उनमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद इज एम आर वाज वर या फिर हैज़ होते हैं, और जो बचा वो कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट ऐसे वर्ड, ये मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि रमेश एक ईमानदार लड़का है, रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश एक टीचर है, रमेश के बारे में कुछ बताया, मेरे बारे में कुछ बताया, तुम्हारे बारे में कुछ बताया। तो जो बताया उसकी जो विशेषता बताई, उसका जो पद बताया, उसका जो मूड बताया, जैसे रमेश इज हैप्पी, रमेश खुश है, तो रमेश कैसा है, खुश है, उसके बारे में कुछ बताया, उसकी विशेषता बताई, उसकी स्टेट बताई। तो जो विशेषता, जो स्टेट है, वो कंप्लीमेंट होता है। तो ये सेंटेंस के पार्ट है, ये थोड़ी बेसिक ग्रामर है, जो सबसे पहले तो कुछ मत सीखो कंप्लीमेंट वगैरह, आप तो धड़ाधड़ बस ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आप इन काम को करो। प्लस टेंस तो जरूरी है, टेंस तो मस्ट है, उसका तो कहना ही क्या, क्योंकि टेंस के 12 टेंस हैं। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाओगे, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसा लगेगा हाँ यार मैं सेंटेंस बना रहा हूँ। और जब ये बात सेंटेंस बना रहा हूँ, इंग्लिश सीख रहा हूँ, यही तो मस्ट है। लास्ट में घूम फिर कहाँ आओगे, सेंटेंस पाओगे। अच्छा, एक काम और करना, देखिए आपको नॉलेज थोड़ी टेक्निकल अब दी है, बीच में काफ़ी बातें कर ली, कोई बात नहीं। देखो अब इसको हटा देता हूँ यार, इसकी वजह से कुछ लिख भी नहीं पाया, ऐसा ही अपना। हाँ यार, एक बात और, एक जानकारी वो शुरू में देना भूल गया था। मैंने इतने सारे ग्रामर के टर्म बोले, ये कंप्लीमेंट होता है, ये होता है, ये एडजेक्टिव। अगर आपके मन में ऐसा लगे कि हाँ यार सर एक्सप्लेन करते, आप कहते हो कि सर हमें समझ में आता है। अब देखो मैटर यूट्यूब पे भी है, लेकिन बिखरा पड़ा है, कभी ये वीडियो आ गया, कभी ये आ गया, कभी आ गया। अब आज का वीडियो है, कहाँ शुरू करें। अब काफ़ी सारी चीज़ें तो बताई, लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। तो आप चाहते हो कि ग्रामर आपको सीक्वेंस में मिले, हमारे द्वारा पढ़ाई गई, मतलब 1 by 1 करके सीरियल से। तो ये चीज़ अवेलेबल है, लेकिन ये चीज़ यूट्यूब पर नहीं है, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी ऐप, जो कि मेरा ऐप है, उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद उसको रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स में जाना, वहाँ पे आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, वो बगल में आपको दिख रहा होगा, वो दिखेगा, ठीक है। उसमें हमने यही किया है, सारे इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है 1 by 1 करके, विद PDF नोट्स, यानी आप वीडियोस देख सकते हो और PDF में पढ़ भी सकते हो। और हाँ, फ़ोन करके ये मत कहना इस नंबर पर कि सर आपकी बुक कहाँ मिलेगी, जिसको आपने वीडियो में बताया था। बुक नहीं है भाई, वीडियोज़ है और PDF नोट्स है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, परचेज नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पर आपका वेलकम है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखो शुरुआत में आप एक चीज़ और कर सकते हो, अपने आसपास चीज़ों को देखो और उन पर सेंटेंस बनाना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ बहुत शानदार आइडिया है। जैसे देखो मेरे हाथ में पेन है, तो आप इस पर सेंटेंस बनाओ, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये तो दिस से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो क्या पेन वाले सेंटेंस दिस से शुरू होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखो आप ऐसे कह सकते हो, आई लाइक दिस पेन, मैं इस पेन को पसंद करता हूं। तो देखो पेन, ये यहाँ पे आई से शुरू हो गया। आई राइट विद दिस पेन, मैं इस पेन से लिखता हूँ। वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है, ये सेंटेंस बना दिया। गिव मी माई पेन, मुझे मेरा पेन दे दो, ये सेंटेंस बना दिया। देखो पेन के आपने कितने सेंटेंस बना दिए। अब इन सब में देखो ये सिंपल सेंटेंस सिंपल है, ये टेंस वाला आ गया, ये तो सिंपल है। दिस इज अ पेन, दिस सब्जेक्ट हो गया और ए पेन कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पर आई लाइक दिस पेन, मैं इस पेन को पसंद करता हूँ, ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हो गया। ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में ये क्वेश्चन हो गया, पेन कहाँ है। और गिव मी माई पेन, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, मुझे मेरा पेन दे दो, इसमें एक आदेश वाला सेंटेंस हो गया। तो देखो कितने सारे सेंटेंस हमने लिख लिए। अब ये थोड़ा बेसिक है, ऐसा आप किया करो। अब देखो आप कहोगे सर आप तो परफेक्ट हो, पेन को पकड़ा, आप ग्रामर जानते हो, आपने सेंटेंस बना दिए। अरे भाई ये 100% है, ये 5 सेंटेंस है, 100% सही है, 5 सेंटेंस है, 5 ही है क्या? हाँ मैंने 6 है शायद, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 6 सेंटेंस है और ये 100% सही है। अब तुम जो लिख रहे हो और तुमसे 2 ही सेंटेंस बने और उनमें भी गलती हो गई, तो कोई बात नहीं। शुरुआत में तुम इतना परफेक्ट थोड़ी हो सकते हो, गलती तो होंगी ना। तो इसी तरह से चीज़ों को देखो, आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट के ऊपर लिख दो, आप बुक के ऊपर लिख दो, फैन के ऊपर लिख दो, रूम के ऊपर लिख दो, आपके भाई के ऊपर लिख दो। तो कुछ तरह तरह के सेंटेंस, और हर बार वैरायटी लाओ उनमें, कभी इंपरेटिव हो गया, कभी इंट्रोगेटिव हो गया, कभी मतलब तरह तरह के सेंटेंस, कभी एक चीज़ को पकड़ लिया और 12 टेंस में घुमा दिया। कि थोड़ी सी अजीब अजीब हरकतें करो। आपकी जो रफ कॉपी है ना, वो सबसे बेस्ट कॉपी होती है, क्योंकि आपकी उसमें अजीब अजीब हरकतें होती है, उसमें सीखने की प्रोसेस होती है। पर दूसरी बात देखो, अब मैंने इतने सारे वर्ड बोले, तो
शुरुआत में किसी टॉपिक को गंभीर तरीके से मत पढ़ो। आज की वीडियो का निष्कर्ष ये है, शुरुआत में आप ऐसे खेलो जैसे छोटे छोटे बच्चे ना वो गलती करते हैं, फिर डांट लगती है, गोला लगता है, आप बस उसी चीज पे करो। फिर धीरे धीरे जो भी आप लिख रहे हो ना उन चीज़ों को समझना शुरू कर दो ग्रामर के अनुसार। वो समझ बहुत ज़रूरी है, वो समझ ही आपके सेंटेंस को फिर करेक्ट करवाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हैं। कहाँ से शुरू करें, चलो लिख देता हूँ। आप चाहो तो टेंस से शुरुआत कर सकते हो, आप चाहो तो ट्रांसलेशन से शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद जब आप ट्रांसलेशन या टेंस में पढ़ने के बाद फिर सेंटेंस को खोलना शुरू कर दो। सेंटेंस क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव कहाँ पाया जाता है, एडवर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, वर्ब तो एक महान टॉपिक है क्योंकि वर्ब ही किसी सेंटेंस को जिंदा बनाती है। वर्ब नहीं है तो सेंटेंस मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, वो कोई एक्शन नहीं कर सकता, बेजान हो जाएगा। अब वर्ब के टाइप्स क्या हैं, तो वर्ब देखो दो तरह के हो सकते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये बहुत सारा बड़ा कॉन्सेप्ट है वर्ब का, वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। फ्रेजल वर्ब भी होती है, मतलब वर्ब तो बहुत बहुत शानदार टॉपिक है जिससे हमें समझना ही चाहिए। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो समझना बहुत जरूरी है, लेकिन वो बाद में। पहले आप बच्चों की तरह से छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ और ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि शुरू में गिर गए ना तो फिर आपको हिट हो जाएगी। शुरू में आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको आत्मविश्वास आना चाहिए, हाँ यार मैं लिख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, देख मैंने एक पन्ना भर दिया, ये ऐसे वर्ड निकलना जरूरी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपके दिमाग में मैसेज चला गया होगा, हालांकि मैं स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चला, लेकिन जो मैंने बताया उससे आपको कुछ ना कुछ तो आया होगा, समझ में आया होगा। तो फिर भी समझ में नहीं आया तो भैया मुझे माफ कर देना। ठीक है, तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना तो पढ़ाने का तरीका यही है, अपन ऐसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।